बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट इलेक्शन के बाद मुल्की सियासत दिलचस्प मरहले में दाखिल। हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के लिए पुरएतमाद, मगर अपोजिशन इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या? हुकूमती दावों और मुआशी आशारियों का हेरफेर, हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने और महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद मुल्क की सियासत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जीत मिली और ये बात वाज़ेह थी कि वफाक में मरकज़ में जो जमात होती है वही आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। लेकिन दूसरी तरफ सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक काफ़ी बढ़ गया। 41,000 से सीधा 60,000 पे पाकिस्तान का वोट बैंक गया उसी सीट पर और 20,000 वोटों में इजाफा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि इससे पहले जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन जिन सीटों पर जीती थी उन्हीं सीटों पर शिकस्त उनका मुकद्दर बन रही थी और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब गैर मकबूल होती जा रही है। लेकिन जनाब, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं बढ़ रहा, बल्कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है और साथ ही साथ सियासी तौर पर जो पारा है वो भी ऊपर जा रहा है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात करते नजर आ रहे हैं कि जी हम हुकूमत के मुखालिफ तहरीक चलाएंगे और बाकी अपोजिशन जमातों से भी बात करेंगे, जबकि इसके बरक्स नून लीग इससे पहले ही ये बात कर चुकी है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में शिकस्त के बाद वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक लेकर आएंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इससे पहले कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा दे रहे हैं, तमाम तर तैयारियों की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब ये तहरीक की बात भी कर रहे हैं। तो क्या मुल्की सियासत में कुछ हलचल होने जा रही है आने वाले वक्त में? लेकिन उसी के साथ इससे पहले भी तमाम तर जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं, इत्तेहाद बना चुकी हैं, लेकिन वो हुकूमत का बाल भी बाका नहीं कर सकी। तो इस सारी सूरत हाल पर हम जरा बात करेंगे कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। साथ ही साथ शेख रशीद साहब से जब ये सवाल किया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सियासत में ये सब कुछ होता है, जब हम ऑपोजिशन में होते थे तब हम भी ऐसी बातें किया करते थे। लेकिन साथ ही साथ तज्ज़ियाकार ये बात भी कर रहे हैं कि जी हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। तो एक तो हम बिलावल भुट्टो की बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब बड़े कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस उनमें कहां से आया है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में उनको जितनी सीटें मिली हैं उसके बाद क्या उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर गया? और साथ ही साथ नून लीग के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनकी असल कहानी बुनियादी तौर पर क्या है? और खास तौर पर हुकूमत जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम करने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, कमर कस चुकी है सिंध के अंदर, तो सिंध में क्या सूरत हाल हो सकती है? जमीनी हकाइक क्या है? ये जो इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है ऑपोजिशन में, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग साहब वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, सियासी मंजरनामा में तब्दील होता नजर आ रहा है आज़ाद कश्मीर के बाद और ख़ासतौर पर सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह से बात करें और नून लीग ऐसे लग रहा है कि बल्कि कॉन्फिडेंस उसको जो मिलना था वो भी खत्म हो गया जिस तरह से उनको शिकस्त हुई वहां पर। इस वक्त जो सियासी मंजरनामा चल रहा है, हाउ आर यू seeing it? बहुत शुक्रिया। बेसिकली तहरीक इंसाफ पिछले बहुत से बाई इलेक्शंस पंजाब में खासकर वो लोग हारे हैं। नेचुरली ये जो सियालकोट का बाई इलेक्शन था, इसमें उनकी जीत जो है उनके लिए खासी हौसला अफजा होगी पंजाब की हद तक। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, नेचुरली उसमें बहुत सारी चीज़ें अगर सामने रखें तो अंदाज़ा होता है कि वो तहरीक इंसाफ ही को जीतना था। फेडरल गवर्नमेंट बहुत इन्फ्लुएंस करती है, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो, तो उसमें मैं समझता हूँ कि शायद नून लीग को थोड़ा सा धचका लगा होगा, क्योंकि उनकी रैलीज तो बहुत बड़ी बड़ी थी। मरियम नवाज ने बहुत बड़े जलसे किए, उसके रिजल्ट में उनको वो सीट्स नहीं मिली। और वैसे भी बड़े जलसे या रिलीज इस चीज़ की जमानत नहीं होते कि आपको वोट बैंक उसमें कन्वर्ट होगा और आपको सीटें मिलेंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन इस किस्म की गई जिससे वो नून लीग उनका मेन टारगेट था, ना पीपल्स पार्टी थी ना कोई और जमात थी। तो नेचुरली मैं समझता हूँ उनके साथ थोड़ी बहुत ज्यादती जरूर हुई है, लेकिन बाई इलेक्शन और इस तरह आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना इजी नहीं है। और हार जो है वो सीटों की सूरत में कोई इतनी ज़्यादा कहा जाए कि जी बिल्कुल उनकी सियासत ख़त्म होगी या उनका वोट बैंक ख़त्म हो गया, तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। ज़रूर है उनको झटका ज़रूर लगा, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में वो अपनी पोजीशन को बेहतर उनको करना चाहिए। वैसे भी उनमें
उनके बयानी में जो कंफ्यूजन था वो भी शायद वोटर्स को कंफ्यूज किए रखा उन्होंने। इस दफ़ा मरियम नवाज ने वो जारहाना अंदाज नहीं अपनाया जो पहले बाई इलेक्शंस में और अपनी स्पीचेस में रखती थी। बहरहाल एक मिक्स सिग्नल है। बेग साहब, जो बयानिए में कंफ्यूजन थी वोटर को बल्कि तमाम लोगों को, वो तो अब नून लीग खुद ही एतराफ़ कर रही है कि जी नून लीग में वाकईतन दो बयानिए हैं। नून लीग जो अंदरूनी तौर पर तो इख्तलाफात का शिकार होती नजर आ रही है, इस पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा अगर पीपल्स पार्टी की बात करूँ, अब पीपल्स पार्टी ये बात करती नजर आ रही है कि जी हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी, पहले इंतखाबात हो जाएंगे, बिलावल भुट्टो साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बड़ी पुरुमीद नजर आती है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, आप क्या देखते हैं? देखिए, जो वक्त से पहले इंतखाबात हैं वो गवर्नमेंट को सूट करते हैं। गवर्नमेंट की 3 साल की परफॉर्मेंस अगर आप देख लीजिए और जिस तरीके से इन्होंने गवर्नेंस की है वो सबके सामने है। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और चीज़ें बढ़ी हैं, कीमतें बढ़ी हैं, उसके रिजल्ट में तो आज़ाद कश्मीर में वही होना चाहिए था कि उनको वोट नहीं मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले। जो भी हुआ मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि वो अर्ली इलेक्शन करवाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आवाम को इस गवर्नमेंट से शायद कोई रिलीफ ना मिल सके इसकी सूरत में कि महंगाई कम हो जाए, रोजगार मिलने शुरू हो, जॉब एम्प्लॉयमेंट हो, कोई बहुत बड़े तरक्याती प्रोग्राम ये शुरू कर सकें, तो वो ये नहीं होगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इससे पहले कि मुद्दत पूरी हो और जब वो आवाम के पास जाएं तो नेचुरली आपने कुछ तो बताना है कि हमने 5 साल में क्या किया, बजाय इसके कि आपने कहा जी अपोजिशन को हमने इतनी बार जेल भेजा। अलावा इसके तो कोई आपके पास इकोनॉमी जो बता रहे हैं, जो ग्रोथ रेट बता रहे हैं, मैं समझता हूँ वो है नहीं ग्राउंड के ऊपर। तो 5 साल के बाद आवाम के पास जाना, फिर 5 साल जब पूरे होंगे तो जो सपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं वो शायद नहीं होंगे और हालात किसी वक्त भी बदल सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट, आज की सूरत हाल, आज के जो लोग ओहदों पे बैठे हैं, जो उनकी सपोर्ट हासिल है इमरान साहब की गवर्नमेंट को, वो शायद 2 साल बाद ना हो। तो उनका ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट ईयर वो इलेक्शन करवा लें और दोबारा 5 साल का मैंडेट ले लें। तो देखना ये है कि आया ये सारी जो इनकी प्लानिंग है वो कामयाब हो सकेगी। मेरे ख्याल में नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये जो वोटिंग मशीन्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट हैं, उसके लिए नादरा को टाइम चाहिए, उसका एक मैकेनिज्म बनेगा, वो इतनी जल्दी हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सोच रही है कि हम, क्योंकि देखें 5 साल के बाद वो क्या आप जाके आवाम को बताएंगे कि मैंने 5 साल पूरे किए और मैंने क्या किया। कोई चीज़ बताने की है तो वो आप बता दीजिए। तो देखना यही है कि आया ये अगले साल इनका प्लान इलेक्शन का पूरा हो सकता है और दोबारा से मैंडेट लेके आ जाएं और अपोजिशन को इसी तरह ही दीवार के साथ लगा के कुछ सीटें दे के ये दोबारा अपना मैंडेट ले लें। बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैं नहीं समझता अगर ऐसा होगा तो नेचुरली अपोजिशन बहुत शोर डालेगी और वो आपके यहाँ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस मुल्क में वो कभी नहीं हो सकेगी। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो नेचुरली आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस का जो माहौल है, मुल्क के अंदर जो तरक्की की रेशो है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर आना चाहते हैं वो नहीं आएंगे। ये सारी चीजें इस वक्त तो मैं समझता ऑपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें काफ़ी टाइम से बड़ी मुफाहमत की सियासत करते हुए नज़र आ रही थी। जरदारी साहब साउथ पंजाब में आके मुलाकातें कर रहे थे, पंजाब में बड़े मुतहर्रिक थे, परवेज़ इलाही साहब से उनकी मुलाकात हुई और अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद जिस तरह से सीटें मिली और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मुख्तलिफ टॉक शोज़ में जो बयानात थे वो नज़र भी आए कि वो काफ़ी पुरएतमाद नज़र आए और पता लगा कि शायद पहले से ही सब कुछ कन्फर्म था। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन को साथ मिलाने की बात कर रही है। जी नून लीग से भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि बात करेंगे। ये वही नून लीग है जो पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दे रही थी। पहले नून लीग तमाम ऑपोजिशन को इकट्ठी करने की बात कर रही थी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे होने की बात कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी पुरएतमाद भी नजर आ रही है। तो ये जो ऑपोजिशन एक नया इत्तेहाद बनाने जा रही है, इसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है? फिर देखिए, जैसे आपने कहा कि ये लोग बहुत मुतमिन थे कि हमें इतनी सीट्स मिलेंगी, खास मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ,
पीपल्स पार्टी की किसी के कहने के ऊपर ही पीडीएम से निकली थी, और ये जो सियासत पाकिस्तान में है काशिफ, ये मफादात की सियासत है, नजरियात नहीं है। समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को जो भी वादे इनसे हुए हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। वक्ती तौर पर वो पीडीएम को तोड़ना चाहते थे, वो उस वक्त प्रेशर था, उन्होंने तोड़ दिया, और वक्ती तौर पर पीपल्स पार्टी को कुछ फायदे भी मिले उनके केसेस की सूरत में। आप देख लीजिए कितने अरसे से नैब कोई पीपल्स पार्टी का केस है ही नहीं है, सब केसेस नून लीग के हैं। तो मकसद ये है कि वो वादे पूरे नहीं होंगे, टाइम पास हो जाएगा, टाइम गुजर गया है। अब अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग के पास जाके दोबारा से एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाया जाए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए, तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि नून लीग ने जितना सपोर्ट पीपल्स पार्टी को किया ड्यूरिंग पीडीएम, और वो एक अच्छे रिलेशनशिप इनके बने थे, ये नई नस्ल थी, इनको वो कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन समहाउ, उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन समहाउ छोटे छोटे मफादात की खातर ये पीडीएम से निकल गए और उनको कंटिन्यू किया अपने मफादात को। और इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर था उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ इनको जो 12 या 11 सीटें भी मिली हैं ये बहुत हैं, इससे ज्यादा सीटें वहां मिल नहीं सकती थी। तो लेकिन नून लीग तो खुद बेग साहब अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात का शिकार है, नून लीग के साथ क्या इत्तेहाद होगा? उसमें हम देख रहे हैं 2 बयानिए सामने आ रहे हैं, हिकमत अमली नजरअंदाज होने की बातें आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब पार्टी ओहदे की सदारत छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ये सारी चीजें जब नून लीग के अंदर ही चल रही हैं तो नून लीग फिर बाकी किसी और जमात के साथ क्या इत्तेहाद करेगी या कर पाती है? काशिफ ऐसा है कि नून लीग में वाकई 2 बयानिए थे, जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया था मुफाहमत का, और वो जिस तरीके से बैकडोर चैनल्स पे मुलाकातें कर रहे थे या जो भी उनको बैकडोर अंडरस्टैंडिंग दी गई थी वो फ्लॉप हो गई है। जिस तरह पीपल्स पार्टी को लफ्जी तौर पर एक वादे किए गए फ्यूचर के, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को भी फ्यूचर के वादे किए गए, टाइम गेन करना था। तो अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको समझ आई है कि वो पहले भी 2 बार धोखा खा चुके हैं, और मुफाहमत की सियासत रखते हुए और सब कुछ करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जितने बिल्स थे, फैटफ देख लीजिए, एंटी टेररिज्म, जितने बिल्स थे वो किसी कहने पर पास कराया, इवन वो एक्सटेंशन का जो बिल था, लेकिन उसकी सूरत में उनको 2 बार जेल जाना पड़ा। लेकिन वो अपने भाई को कायल करते रहे, नवाज शरीफ साहब को। अब शायद नवाज शरीफ साहब वो बयानिया जो शहबाज शरीफ साहब रखते हैं उसके ऊपर कायल नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि वो काफी दिनों से शहबाज शरीफ साहब से बात भी नहीं कर रहे थे इलेक्शन के बाद जो आजाद कश्मीर में हुए। तो मकसद ये है कि बयानिया एक ही होना चाहिए। अगर वो एग्रेसिव थे, एग्रेसिव बयानिया था, वो ही होना चाहिए था, और वो कामयाब बयानिया था इनका। उसके ऊपर लोग आपने क्राउड देखा होगा, जितनी भी रैलीज या जलसे हुए हैं उसमें क्राउड देख लीजिए, और वो बयानिया स्लोली और श्योरली पॉपुलर हो रहा था। अब जब से शहबाज शरीफ साहब बाहर आए और उन्होंने आगे आके फ्रंट पे खेलना शुरू किया तो वो फ्लॉप हुए, क्योंकि जिस जगह से उनको अंडरस्टैंडिंग दी गई थी वहां से जुबानी अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। कोई एक कंसेशन भी उनको नहीं मिला या उनकी जमात को नहीं मिला। ओके, थैंक यू वेरी मच। बेग साहब, मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सियासी सिनेरियो पर बात कर रहे थे। सियासी सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है, लेकिन सियासत में लग रहा है कि आने वाले वक्त में पारा हाई होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सियासी तौर पर तो हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, लेकिन हुकूमत दावे करती है कि मुआशी तौर पर हम मुस्तहकम हैं। कितने मुस्तहकम हैं और कैसे मुस्तहकम हैं, इस पर बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि जब हुकूमत को हम सुनते हैं, खान साहब को सुनते हैं, जो हुकूमती वज़रा हैं उनको सुनते हैं, तो हमें लगता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में जा रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात की जाए, प्रैक्टिकलिटीज़ की बात की जाए, तो हमें कुछ और ही नज़र आता है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो फिल वक्त जो फरवरी में कहा जा रहा है 2021 में 5.65% पर जो है हमारी महंगाई थी, और अब जो है वो 9.7 को
ये जो हिंसा है वो छू रहा है। इससे पहले की अगर बात की जाए 2015 में, तो 2015 जुलाई में इन्फ्लेशन रेट हमारा 4.53% था, जबकि अगस्त 2018 में ये 5.84% रहा और अब 9.7 को छू रहा है। महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। किसी भी मुल्क में मईशत को बेहतर करने का तरीकाकार ये होता है या तो इन्फ्लेशन बढ़ा दिया जाता है और बेरोजगारी नहीं बढ़ाई जाती, लेकिन हमारे यहाँ है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है, साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ रही है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बुरी खबर यह है तमाम तर लोगों के लिए कि ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 1.71 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। जी हां, इससे पहले भी पेट्रोल बम गिराया गया था और अभी अगर मौजूदा कीमतों की बात की जाए तो 118 रुपए में फी लीटर जो है वो पेट्रोल चल रहा है, जबकि अगर डीजल की बात की जाए हाई स्पीड डीजल वो 116 रुपए है और केरोसिन 87 है और लाइट डीजल 84 रुपए है। ये कीमतें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं और कहा यह जाता है कि जब मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बाद तमाम तर चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में महंगाई को कम किया जा सकता है, कि महंगाई कम होगी भी या नहीं होगी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को कहा जाता है कि ज़राअत पर मबनी ये मुल्क है और ज़राअत पर मबनी है तो ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी ज़राई पॉलिसी भी कुछ बेहतर नहीं है। तो क्या ये जो बयानिया है इस पर भी दोबारा से बात करने की ज़रूरत है, इस मफरूज़े को बदलने की ज़रूरत है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी सामने आ गया जिसके मुताबिक महंगाई से मुतालिक तमाम तर आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त न सिर्फ चीनी की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल की कीमत, बल्कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी 10 रुपये तक का इजाफा हो गया है। चीनी की कीमत बढ़ गई है, 20 किलो आटे का थैले की कीमत में इजाफा हो गया। तो ये कीमतें ऊपर ही बढ़ती जा रही हैं, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से भी तमाम तर आदाद शुमार जारी किए गए हैं और कहा यह गया है कि महंगाई में आने वाले वक्त में इजाफा होगा और साथ ही साथ कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। स्टेट बैंक जो तमाम तर बातें कर रहा है कि सूरत हाल बेहतर हुई है, तो ये किन बुनियादों पर यह बात हो रही है? हुकूमती वज़रा जो दुरुस्त समत की बात करते हैं, किन बुनियादों पर बात करते हैं और किस तरह से तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है? मेहताब हैदर साहब माहिर माशियात मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहताब साहब सबसे पहले बड़ा बुनियादी सा सवाल, जब भी हम हुकूमत को सुनते हैं तो कहा यह जाता है जी करंट अकाउंट डेफिसिट अब बेहतर है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो भी ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट बिल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन एक आम आदमी जिन तमाम तर चीजों से कंसर्न है, उसको तो अपनी अशिया जरूरिया से कंसर्न है कि कब चीनी सस्ती होगी, कब आटा सस्ता होगा और खासतौर पर पेट्रोल की कीमतें जो कि बढ़ती जा रही हैं। बुनियादी तौर पर जब इन चीजों को देखते हैं तो कुछ और सूरत हाल है, जब हम हुकूमत को सुनते हैं या रिपोर्ट्स देखते हैं तो कुछ और सूरत हाल होती है। बुनियादी तौर पर हकीकत है क्या? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे टाइम दिया। देखिए बुनियादी तौर पे मसला ये है कि इस्लामाबाद इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान। जो रियलिटी है वो आप जाकर देख ले, आप पिंडी की किसी मार्केट के अंदर चले जाएं, बल्कि इस्लामाबाद के भी किसी मार्केट के अंदर चले जाएं सेक्रेटेरिएट से हटकर, तो आप देखेंगे कि इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला लोगों को दरपेश है वो इन्फ्लेशन का है, जो प्राइस हाइक है वो है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आप सारी सूरत हाल का जायजा लें तो इस साल हमने 3 चीजों के ऊपर, गंदम के ऊपर, शुगर के ऊपर और कॉटन के ऊपर $8.2 बिलियन खर्च किए हैं। और $8.2 बिलियन खर्च करने के नतीजे में आपका जो पहले हुकूमत का बयानिया था कि करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस है, वो बुरी खबर ये है कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट में कन्वर्ट हो चुका है। और आपका जो सिर्फ जून का इंपोर्ट बिल है वो $6.2 बिलियन है। अब फर्क ये है कि आपकी फिस्कल साइड की प्रॉब्लम थी पहले पीटीआई के 2 से 3 साल के हुक्मरानी के दौरान, अब जो है वो एक्सटर्नल साइड पे जो है वो प्रॉब्लम शुरू होने वाली हैं। आप ये देखें कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और हुकूमत के पास वो कुशन मौजूद नहीं है कि जिसके नतीजे में वो उस कुशन को इस्तेमाल करते हुए, चूंकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो आपने जीरो की हुई है स्वाय डीजल के, और डीजल में भी बड़ी नॉमिनल सी है। हुकूमत के पास वो कुशन ही मौजूद नहीं है और कोई हल मौजूद नहीं है स्वाय इसके कि वो अब 15 दिन के बाद आपने देखा कि 15 दिन पहले भी कीमत बढ़ी थी, कल फिर जो है वो हुकूमत ने जो पेट्रोलियम की प्राइसेस है उनमें इजाफा किया है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये प्राइसेस जो है ये बढ़ानी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है हुकूमत के पास।
लेकिन मेहताब साहब, अगर तमाम तर सूरत की बात कीजिए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एलएनजी की अगर हम बात करें तो एलएनजी है वो सबसे अब तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगी एलएनजी खरीदी गई है। एलएनजी की $15 फी MMBTU कीमत कबूल करना हुकूमत ये कह रही है कि हमारी मजबूरी थी, और अगर हम फर्नेस ऑयल जलाते हैं तो 20% बिजली जो है मजीद महंगी हो जाती। ये कीमतें हर चीज ऊपर जाती जा रही है, स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है। कहां पर लैक हो रहा है? पॉलिसीज बेहतर नहीं है, या कहां पर नेग्लिजेंस कहां चल रही है? तौर पे इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा मसला है वो कोऑर्डिनेशन का है। आपने एलएनजी की मिसाल दी है। एलएनजी की अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन टाइम नहीं करेंगे, आप कॉम्पिटिटिव अंदाज में नहीं करेंगे, आप जब चीजें टाइम पे नहीं करेंगे तो फिर आपको इमरजेंसी में और उसमें रश के अंदर अगर आप स्पॉट उसकी खरीदारी के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट को भी पता है कि आप डेस्परेट इस टाइम में, तो वो फिर प्राइसेस आपको डेफिनेटली ज्यादा मिलेंगी। ये डिमांड एंड सप्लाई है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है वो ये कह रही है जी जो डिमांड है वो बढ़ गई थी। आपको पहले से पता होना चाहिए था कि अगर इंटरनेशनली भी मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है तो आपने टाइम पे अपने ऑर्डर्स क्यों नहीं बुक किए? बुनियादी तौर पे कोऑर्डिनेशन का मेजर इशू है। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, अगर आप बुनियादी चीजें गंदम, चीनी और कॉटन की इंपोर्ट पे $8.2 बिलियन खर्च करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तो आप समझते हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को ठीक सिमत दे रहे हैं? मैं नहीं समझता कि ये ठीक सिमत दे रहे हैं। अगर हुकूमत प्राइसेस को ठीक तरह से मैनेज करती तो ना इस मुल्क में वीट का क्राइसिस होता और ना शुगर का क्राइसिस होता, ना ही कॉटन का क्राइसिस होता। तो बुनियादी तौर पे ये आपके होम मेड क्राइसिस है। लेकिन सॉरी, और उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान के लोगों को अदा करनी पड़ रही है। और अब मैं आपको बताऊं, आपने फिस्कल साइड पे जो चूंकि इंटरनल आपका मसला था तो आपने वो किया। अभी आप ये देखिए महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। पिछले 2 महीनों के दौरान डॉलर वर्सेस रुपी आप ये देखिए 152 से 161 पे पहुंच गया है। और ये बुनियादी वजह है कि जिसके नतीजे में जो महंगाई है ये मल्टीप्लाई होगी। और अगले 6 महीनों के दौरान मैं नहीं देख रहा कि महंगाई में किसी तरह की जो है वो कमी वाकई हो सकती है। लेकिन मेहताब साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, टेक्निकली जब इकोनॉमी की बात की जाती है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, कहा यह जाता है कि किसी भी मुल्क में अगर आपने मईशत को बेहतर करना है तो आप या तो इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करते हैं, नहीं तो आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देते हैं और इन्फ्लेशन आप वहीं रखते हैं, तो आप बेहतर तरीके से तमाम तर चीजों को लेकर चल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो ये तमाम तर इसीलिए वजूहात हैं जो आप बात करें कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सब कुछ। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि एक तो बहुत ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त टीम है, 200 बंदे हमारे पास हैं। जब कंटेनर पे खड़े थे तो कहते थे हम एक साल में FBR का रेवेन्यू 4,000 से 8,000 अरब रुपए पे ले जाएंगे। वो अलग बात है कि पहले 2 साल के दौरान ग्रोथ फ्लैट रही, अब इनकी ग्रोथ बेहतर होनी शुरू हो गई है। और उसकी भी बुनियादी वजह ये है कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं और आपका तकरीबन 40 से 50% जो रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू है, वो इंपोर्ट स्टेज से आता है। तो वो इंपोर्ट स्टेज पे बढ़ने की वजह से आपने देखा होगा कि जुलाई के दौरान भी FBR ने अपने टारगेट को एक्सीड किया है। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि जब आप टाइमली डिसीजंस नहीं करेंगे, आप डिसीजंस कर लेंगे, उनका फॉलो अप नहीं करेंगे। मसलन आप देखिए गंदम का क्राइसिस कहां से ट्रिगर हुआ था? वो ट्रिगर इस वजह से हुआ था कि 2019 में इन्होंने गंदम कम पैदा की और एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। अच्छा, एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो बाद में पता चला कि वो गंदम तो उतनी पैदा नहीं हुई और मुल्क के अंदर जो है क्राइसिस आ गया है। प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर में, मुझे याद है कि एक डिसीजन लिया कि हम गंदम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन मार्च तक वो गंदम इंपोर्ट ही नहीं हुई। ठीक। तो बुनियादी तौर पर ये डिसीजन अगर कर भी ले तो उसका प्रॉपर फॉलो अप नहीं होता। तो बुनियादी यही वजूहत है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के लोगों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। अब चीनी का क्राइसिस आप देख लें, चीनी ज्यादा पैदा हो जाए तो तब भी क्राइसिस है, चीनी कम पैदा हो जाए फिर भी क्राइसिस है।
इसका मतलब ये है कि ये मैनेजमेंट का क्राइसिस। तो इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब है, जो मैं समझा हूं, कि हम जब भी आईएमएफ के प्लान में होते हैं तो कहा यह जाता है कि हमें आईएमएफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उन्हीं की पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट पर जितनी भी पॉलिसीज लेकर आ रही है, जितनी भी मुस्बत बातें करती है, वो सारी आईएमएफ के प्लान में रहने की वजह से उन्हीं की पॉलिसीज को हम फॉलो कर रहे हैं। और इसी वजह से अंदरूनी तौर पर जब पीटीआई के लोगों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जी हमारी जो तमाम तर पॉलिसीज हैं वो मईशत दोस्त हैं, अवाम दोस्त नहीं है। तो ये मईशत दोस्त पॉलिसीज फिर आईएमएफ की पॉलिसीज हैं बुनियादी तौर पर? देखिए, मईशत दोस्त पॉलिसीज होती हैं तो उसका इंपैक्ट अवाम की जिंदगियों के ऊपर आता है। जब आपकी मईशत के बुनियादी फंडामेंटल्स ठीक हों और बेहतर गवर्नेंस, उसके असरात अवाम के ऊपर मरतब होते हैं। ये कैसी मईशत दोस्त पॉलिसीज हैं कि जिसके नतीजे में आप ये देखें कि अगर आप एसपीआई को देखें, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो फूड से रिलेटेड जो प्राइसेस हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। और वो मतलब साहब, ये तो गवर्नमेंट कहती है ना मईशत दोस्त पॉलिसीज हैं। आईएमएफ की पॉलिसीज कभी भी किसी मुल्क के लिए मईशत दोस्त नहीं हो सकती। देखिए, बुनियादी तौर पे आईएमएफ का काम जो है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना होता है। वो स्टेबलाइज करने के बाद आप ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे अब ये आपकी गलती है या हुक्मरानों की गलती है कि उन्होंने आईएमएफ के साथ बेहतर प्रोग्राम निगोशिएट नहीं किया। अगर आप बेहतर प्रोग्राम निगोशिएट कर लेते तो आज जितनी आवाम के ऊपर मुश्किलात है शायद इतनी ना होती। और अगर अभी आप गवर्नेंस को भी बेहतर करते तो फिर तो यकीनन बहुत कम होती। तो बुनियादी तौर पे आईएमएफ तो एक इंस्टीट्यूशन है। आप बुनियादी तौर पे आईएमएफ को ब्लेम करने के बजाय हमें अपने लोगों को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ की पॉलिसी तो ये है कि वन शू फिट फॉर ऑल। लेकिन बुनियादी तौर पे मसला ये है कि हम बेहतर प्रोग्राम निगोशिएट करते। जब आप बेहतर प्रोग्राम निगोशिएट नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर यही मुश्किलात होंगी। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। मेहताब हैदर साहब माहिर माशियत हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। और अभी तक जो हमें समझ आया वो ये है कि हुकूमत की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो शायद आईएमएफ की पॉलिसीज़ के मुताबिक तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। इसी वजह से मुल्क में महंगाई भी बढ़ती जा रही है और तमाम तर सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।